वालेकुम अस्सलाम सर। क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 का जो है स्लाइड लेक्चर 1 है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इससे पहले आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ एडवांस टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनालाइज, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन ए सॉफ्टवेयर। ये डेफिनेशन है, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटिंग से ली गई है। एक और डेफिनेशन है, सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन। टूल्स एंड टेक्निक्स जिनकी मदद से जो है आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ये सू कंगर इन द न्यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ली गई है। एक और डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन्ड, क्वांटिफाइएबल अप्रोच। यहाँ पे तो वो था कि अप्रोच की बात करी थी, इसमें एडिशनल चीज़ ऐड होगी। सिस्टमेटिक तो पहले भी था, डिसिप्लिन भी हो गया और क्वांटिफाइएबल हो गया कि जो काम भी आप करते हैं किसके लिए? टू डेवलप, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर। अब क्वांटिफाइएबल का मतलब ये है कि जो एफर्ट आप यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एफर्ट जो आप यूज़ करते हैं, वो क्वांटिफाइएबल हो कि आप उसको मेजर भी कर सकें। तो द स्टडी ऑफ कुछ इज एज वन, ये आई ट्रिपल ई की डेफिनेशन है। तो इसमें नई चीज़ क्या हुआ कि क्वांटिफाइएबल हो, आपकी जो अप्रोच है एक सिस्टमेटिक हो, डिसिप्लिन हो, क्वांटिफाइएबल हो। ये एक डेफिनेशन थी। सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? 1969 में it was revealed that individual approaches to program development did not scale up the large and complex software system। कि वो सॉफ्टवेयर की अप्रोचेज जो सिंगल पर्सन जो अडॉप्ट करता है सॉफ्टवेयर के बनाने के लिए, वो वाली इस अप्रोच को आप लार्ज स्केल के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनरिलायबल, कॉस्ट मोर देन, प्रॉब्लम क्या आती थी इसमें? अनरिलायबिलिटी, कॉस्ट मोर देन एक्सपेक्टेड एंड वर डिलीवर्ड लेट। ये तीन चीज़ें इसमें थी। एक रिलायबिलिटी नहीं थी, एक कास्ट इंक्रीज हो जाती थी और एक लेट डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर थी। द फाइनल सॉफ्टवेयर डज नॉट फुलफिल नीड ऑफ कस्टमर। तो जो कस्टमर की विल थी उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं बनता था। हार्ड टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव, मेंटेनेंस मुश्किल थी। इफ़ यू वांट टू ऐड फंक्शनैलिटी लेटर, वो क्या था, मिशन इम्पॉसिबल हो जाता था कि अगर बाद में आपको कुछ ऐड करना पड़ते हैं तो वो मिशन इम्पॉसिबल था। बैड डॉक्यूमेंटेशन, क्या था? बैड डॉक्यूमेंट, बैड क्वालिटी, फ्रीक्वेंट एरर्स, हार्ड टू यूज़, डेडलाइन आर नॉट met, which mean more time and cost than expected. Throughout the 1970s and 80s, a variety of new software engineering techniques and methods are developed। ये हिस्ट्री बता रहा है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कि 69 से पहले जो है क्या होता था कि जो 1969 में एक ये बात सामने आई कि जो अप्रोचेस सिंगल बंदा, सिंगल डेवलपर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करता है, उस अप्रोच को लार्ज स्केल पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारी प्रॉब्लम बता दी। फिर अगली बात उसने कहा, 70 और 80 के अंदर बहुत सारी नई टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज डेवलप हुई फॉर अप्लाइंग लार्ज स्केल डेवलपमेंट, सच एज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। और कौन कौन सी अप्रोचेस थी? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन डेवलपमेंट, टूल एंड स्टैंडर्ड नोटेशन वार
टूल्स बनाए गए और स्टैंडर्ड्स बनाए गए फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है जी। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, एक प्रोफेशनल और एक इमेच्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इफ़ यू आर राइटिंग ए प्रोग्राम फॉर यूर सेल्फ, no one else will use it, and you don't have to worry about writing program guide, documentation, program design। तो ये क्या है, immature अप्रोच। यानी जिसमें सॉफ्टवेयर आपने बनाया, आपने ही यूज़ करना, आप ना किसी को समझाना है, ना किसी ने समझना है, ना बाद में किसी ने मेंटेन करना है। तो इस तरह के अप्रोच को क्या कहेंगे, immature सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इफ़ यू आर राइटिंग सॉफ्टवेयर दैट अदर पीपल विल यूज़, एक कोई बाद में इसको यूज़ कर सकता है, अदर इंजीनियर विल चेंज, यानी जो बनाया है किसी और ने, यूज़र भी और हो सकते हैं और उसमें इंजीनियर उसको चेंज भी कर सके, देन यू हैव यूजली टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर आपको क्या चीज़ें देनी चाहती है, एज वेल एज कोड के साथ साथ एडिशनल चीज़ें भी, इंफॉर्मेशन भी बनानी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं, प्रोफेशनल अप्रोच। वो एडिशनल की चीज़ें क्या है, वो आपके पास एसआरएस डॉक्यूमेंट हो गया, वो आपके पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो गया, वो आपके पास टेस्ट डॉक्यूमेंट हो गया, वो आपके पास यूज़र मैनुअल हो गया, वो आपके पास सॉफ्टवेयर मैनुअल हो गया, वो सारी चीज़ें हैं फिर आपको बनानी पड़ती है। तो इस तरह की अप्रोच को आप क्या कहते हैं, प्रोफेशनल अप्रोच। समझ आ गई भाई, इमेच्योर और प्रोफेशनल के दरमियान डिफरेंस। ये यहाँ पे ये वाली डायग्राम आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन में भी देखी होगी कि ये डायग्राम शो करती है डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी इसको, सॉफ्टवेयर को कस्टमर कैसे एक्सप्लेन करता है, ठीक है, और उसको प्रोजेक्ट लीडर उसको कैसे परसीव करता है, एनालिस्ट उसको कैसे डिज़ाइन करता है, प्रोग्रामर उसको कैसे राइट करता है, बिजनेस कंसल्टेंट उसको कैसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ें होती हैं, और ऑपरेशन इंस्टॉल कैसे होते हैं, और जब कस्टमर को बिल दिया जाता है तो वो किस तरह का होता है, और इसको कैसे सपोर्ट मिलती है, और कस्टमर को असल में क्या चाहिए होता है। यहाँ पे कस्टमर एक्सप्लेन ऐसे कर रहा होता है और असल में उसको चाहिए ऐसे होता है। उसी सॉफ्टवेयर को जब बिजनेस वाला करता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है वो, समझ आ रही है। ये डायग्राम मेरा ख्याल आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, क्यों भाई, देखी है? नो सर। नहीं, नो सर। ये डायग्राम नहीं देखी। तो ये इंटरेस्टिंग डायग्राम है। इसमें अगर आप देखें कि कस्टमर जब बयान कर रहा होता है तो वो कुछ इस तरह की चीज़ बयान कर रहा होता है, ठीक है, और असल में वो ये चाह रहा होता है। और जब इसी सॉफ्टवेयर को मार्केट करने जाता है ना बिजनेस कंसल्टेंट, तो वो उसको इस तरह लग्जरियस बना के बेचता है, ठीक है। उसको प्रोजेक्ट लीडर जो है इसको इस तरह अंडरस्टैंड करता है। तो एनालिस्ट कहता है जो ये प्रोजेक्ट लीडर ने जो बताया है वैसे तो हो ही नहीं सकता, ये चलेगी कैसे, वो यहाँ से इस तरह किसी चीज़ की इस तरह पॉसिबल है, ठीक है। जब वो प्रोग्रामर बनाता है तो वो उसको कैसे राइट करता है, तो और फिर जब बिल दिया जाता है तो कैसे, कि वो बिल तो माशाल्लाह होता है, ठीक है। तो वो जिस तरीके से यहाँ पे जब प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन बनती है उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में कुछ। तो ये चीज़ क्या है, एक सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से लोग मुख्तलिफ रोल्स इसको कैसे देखते हैं, ठीक है जी। आगे है सॉफ्टवेयर फेलियर की कुछ एग्जांपल्स, कि अगर आप सही डेवलपमेंट अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे, आप सही स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर फेलियर्स होते हैं। इसमें कुछ मशहूर सॉफ्टवेयर फेलियर हैं। एरिन 501 रॉकेट गाइडेंस कंप्यूटर सिस्टम था, रॉकेट गाइडेंस सॉफ्टवेयर जस्ट थ्रू ऑन अनचेक्ड एक्सेप्शन। किस वजह से हो गया कि उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस थी जिनको चेक नहीं किया गया, उसकी वजह से उस सॉफ्टवेयर को थ्रो थ्री आउट थ्री आउट कर दिया गया, फेंक दिया गया। नॉर्वेट था 1980 में,
वो क्या था, मिसाइल अटैक। इसने क्या किया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, नो रेडार। नो रेड जो है वो रिपोर्ट करता था कि अगर मिसाइल अटैक आ जाए। तो उसने रिपोर्ट किया कि यूएस वाज अंडर मिसाइल अटैक, हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन उसने उसको रिपोर्ट किया, तो उस वजह से क्या है, उनके अंदर इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ जो है। इसी तरीके से सोवियत सैटेलाइट था 83 में रिपोर्ट इनकमिंग यूएस मिसाइल, इवन का डिफेंस सिस्टम था जिसने रिपोर्ट किया, इसकी वजह से उसको होल इन दी ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को देखने के लिए उसके ऊपर सेंसर लगाए हुए थे, एक कंप्यूटर सिस्टम था जो बताता था कि ओजोन लेयर जो है, कि जैसे ही ये दुनिया के अंदर पोल्यूशन वगैरह हो तो उससे ओजोन लेयर अफेक्ट होती थी, ताकि वो प्री टाइम जो है वो सेंस करके बता दे कि ओजोन जो लेयर जो है वो डैमेज हो रही है। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो है रिमेन्ड अनडिटेक्टेड, अंटार्कटिका के ऊपर जो है वहाँ पे ओजोन लेयर क्या था, वहाँ पे शगाफ पड़ गया था इसकी वजह से। और वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसने उसको बताया ही नहीं ओजोन लेयर को, और इग्नोर वैल्यूज डेविएटेड ग्रेटली फ्रॉम एक्सपेक्टेड मेजरमेंट। तो उस वजह से उस सिस्टम को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। थेरेक 25 मेडिकल रेडिएशन थेरेपी था। ये रेडिएशन थेरेपी की जैसे होता है ना कि रेस के ज़रिए इलाज किया जाता है, रेस के ज़रिए किया जाए कैंसर का इलाज, फलां चीज़ का इलाज। तो उसके अंदर जो है वो सिस्टम के अंदर जो है प्रॉब्लम क्या होता, उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट इंजर्ड और किल्ड हो गए। तो उस वजह से उसको जो है इन सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो हाउ टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट्स, प्रोग्रामर इज नॉट इनफ, it is not enough to do your best, you must know what to do and then do your best। आप वैसे जो है सिर्फ आपकी काविशी जो है, आपकी एफर्ट जो है काफ़ी नहीं है, बल्कि कि यू मस्ट डू व्हाट टू डू एंड देन डू योर बेस्ट। आप उसको अपने लिहाज से बेस्ट करें। अब अच्छे सॉफ्टवेयर की क्या एट्रीब्यूट्स हैं, अब हम कह देते हैं जी सॉफ्टवेयर अच्छा है। अब सॉफ्टवेयर को अ, अच्छे होने की क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो देखते हैं। सॉफ्टवेयर शुड डिलीवर द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस टू द यूज़र एंड शुड बी मेंटेनेबल, डिपेंडेबल, यूजेबल। एक अच्छे सॉफ्टवेयर की क्या क्वालिटी है कि वो वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे जो यूज़र चाहता है। ये हो गया यूज़र का पर्सपेक्टिव से। फिर ये है कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो वो अच्छा चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो मेंटेनेबल। अगर सॉफ्टवेयर ऐसा बना है, ऐसा रिलायबल है कि अब आपको मैनुअल सिस्टम साथ चलाने की ज़रूरत नहीं, सॉफ्टवेयर सही काम करेगा, तो डिपेंडेबल हो गया। और सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आसान है, ये नहीं है कि पहले बंदे की ट्रेनिंग हो फिर ही वो यूज़ करे, या स्पेशल पर्सन ही है वो यूज़ कर सके। तो ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो ईजी टू यूज़ हो, तो फिर वो क्या है, यूजेबल है। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी भी होगी, एफिशिएंसी के जो कंस्ट्रेंट दिया है, सॉफ्टवेयर शुड नॉट मेक वेस्टफुल यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। यानी ऐसे नहीं है कि आपने उसके ऊपर हैवी मशीनरी लगा दी और वो उतना काम, यानी उसकी एफिशिएंसी के लिहाज से उतनी दरकार नहीं थी जितना आपने यूज़ करवा दी। तो ये इसका मतलब वो एफिशिएंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर। फिर यूज़ेबिलिटी हो गया, इसका यूज़र कैन यूज़ इजीली, रिलायबिलिटी, एक्यूरेट रिजल्ट दे, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब है, टू ऑपरेट एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अक्रॉस नेटवर्क that include different end type of computer, mobile devices and has its own implication। समझ आ रही बात की, यानी हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ किया जा सके। मसलन आपने एक वेबसाइट बनाई या आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसको मोबाइल पे भी किया जा सके,
उसको टैब पे भी किया जा सके, उसको लैपटॉप पे भी किया जा सके, उसे मैक पे भी किया जा सके, उसको जो है विंडोज़ एनवायरनमेंट पे भी किया जा सके। तो ये क्या है, इसकी हेट्रोजेनिटी है। क्या है जी, हेट्रोजेनिटी। उसके बाद सिक्योरिटी, कीपिंग अवे द अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी सॉफ्टवेयर की जो है, जो अथोराइज्ड एक्सेस है वो ही प्रोवाइड हो हर एक को, उसकी सिक्योरिटी को भी मेंटेन किया जाए। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो एक अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर होने चाहिए, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। आगे बात है जो हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या बात है, जैसे हमारे पास CMMI लेवल है, कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल इंटरफेस। अब ये जो कैप CMM जो है, ये आपने पहले भी नाम सुना होगा। इसमें इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं, इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं जो मेजर करते हैं क्वालिटी को। जो क्या करते हैं, क्वालिटी को। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल 1 को कब अचीव करती है, जब उनका प्रोसेस क्या हो, अनप्रडिक्टेबल हो, पुअरली कंट्रोल्ड हो, और रिएक्टिव हो। और क्या है, रिएक्टिव हो। अनप्रडिक्टेबल, अनप्रडिक्टेबल का क्या मतलब है कि प्रोसेस डिफाइंड नहीं है, कभी कोई किसी वे से कर लिया, कभी किसी वे से कर लिया, बस काम करना चाहिए, ठीक है। और कुछ पता नहीं है कि ये कब ख़त्म होगा, विद इन बजट होगा कि नहीं, विद इन टाइम होगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह का जो है, इस तरह का जब एनवायरनमेंट के अंदर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उस वक्त वो ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल को अचीव कर रही थी, लेवल 1। इसको क्या कहते हैं, इनिशियल लेवल। लेवल 2 क्या है, मैनेज्ड लेवल। मैनेज क्या है, प्रोसेस characterized from projects and is often reactive। अब इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट प्रोसेस को डिफाइन करें। एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक प्रोसेस कह दिया, दूसरा प्रोजेक्ट आया, उसके लिए तीसरा प्रोजेक्ट कह दिया। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट प्रोसेस या SOP डिफाइन हो और ऑफन रिएक्टिव हो, तो वो कौन सा होगा, लेवल 2 होगी। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी करेगी। तीसरा लेवल 3 है डिफाइंड, के प्रोसेस करेक्टराइज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, के अब उसके अंदर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस डिफाइन हो गया, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। चाहे प्रोजेक्ट ए आए, प्रोजेक्ट बी आए, एक्स आए, वाई आए, कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए, प्रोसेस नहीं चेंज होगा। एंड इट इज़ प्रो रिएक्टिव, project tailor their process from the organization standard। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है, अब ये रिएक्टिव का मतलब ये था कि जिस तरह की इन्वायरमेंट होगी उस तरह का रिएक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे नॉर्मली होता है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर वो बस ये रहता है, यार प्रोजेक्ट बनाना है, बस कैसे फॉलो करना, कोई स्टैंडर्ड फॉलो करना नहीं करना, कुछ भी करना नहीं करना लेकिन कुछ ऐसे हैं कि नहीं जी, SOP को फॉलो करना, 8 घंटे काम करना है जी, ठीक है जी। हमने तो जी फलां मेथडोलॉजी ही अडॉप्ट करनी, हमने पहले डॉक्यूमेंटेशन को टाइम देना है, फलां चीज़ को टाइम देना है, ये चीज़। तो वो क्या है, वो उनका प्रोसेस क्या है, डिफाइंड, ठीक है। और वो क्या है, प्रोजेक्ट टेलर देयर प्रोसेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, जो फॉलो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड उसी के मुताबिक बनेगा। उसके बाद लेवल 4 क्या है, क्वांटिटेटिवली मैनेज, क्वांटिटेटिव प्रोसेस मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड। इसका क्या मतलब है कि प्रोसेस में हर चीज़ डिफाइंड है कि ये इसने लेट नहीं होना, इसने लेट नहीं होना, सारे काम इन टाइम होने हैं, कंट्रोल के अंदर है और मेजरेबल है। सारे क्या चीज़ हैं, मेजरेबल हैं और कंट्रोल्ड हैं। तो वो क्या है, क्वांटिटिवली मैनेज। यहाँ पे क्वांटिटिवली मैनेज की बात नहीं थी, डिफाइंड था बस कि हमने पास SOP फॉलो करना, चाहे टाइम ज़्यादा लगे कम लगे, ठीक है।
उसका बाद है ऑप्टिमाइजिंग लेवल। ऑप्टिमाइजिंग लेवल फोकस ऑन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, कि जो रोज बरोज अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहें, रोज बरोज अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहें, तो उनका क्या है, उनका ऑप्टिमाइजिंग लेवल। ठीक है, इसको CMMI को फर्दर आप कुछ सेल्फ स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि ये स्टैंडर्ड क्या है, किन ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, इसके क्या लेवल्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये आप लोगों ने खुद गूगल करना। ठीक है जी। आगे है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, ये हम जो है ना, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम डिफरेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें एक पैराडाइम था जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम कहते हैं, जिसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो बेस करती है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे। ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इंटरफेसेस क्लोजेस्ट टू रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने ऊप पढ़ी है, ऊप के अंदर आपने क्या कहा कि सॉफ्टवेयर तो बनाना ही है, कोडिंग तो करनी ही है, लेकिन कोडिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से करेंगे, कि हमने ये कहा कि हर चीज़ एक किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। फिर हमने कहा कि हर ऑब्जेक्ट अपना कुछ डाटा कंटेन करता है, जिसको हम उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर हमने कहा जी ऑब्जेक्ट के साथ कुछ इवेंट्स अटैच होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिनको वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, वो ही कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी का, जिसको क्या कहा गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी के अंदर, ठीक है, उसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट यूज हुए, ऑब्जेक्ट्स के, क्लासेस के, इंटरफेसेस के। इंटरफेस क्या है कि उस इंटरफेस का मतलब है कि उस क्लास को इंटरेक्ट करने के लिए क्या इंटरफेस gave rise to object analysis and object oriented analysis, object oriented design। एनालिसिस और डिज़ाइन में ऑब्जेक्ट, अब इसकी ज़रूरत क्या थी, स्ट्रक्चर्ड पैराडाइम जो है वो यूज़ करता है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस, डाटा फ्लो एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, good for 5,000 line of code to 50,000 line of code। ये जो अप्रोच थी स्ट्रक्चर्ड पैराडाइम वाली, ये कब तक बेहतर थी, 5,000 लाइन ऑफ कोड से लेके 50,000 लाइन ऑफ कोड तक। ठीक है, स्ट्रक्चर टेक्निक वर नॉट सक्सेसफुल व्हेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज इंक्रीज 500,000 लाइन ऑफ कोड टू 5,000 लाइन ऑफ कोड। के LOC, के जो है वो 1000 के लिए है। ठीक है, किलो लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो 500 से लेके 5000 के LOC के लिए ये चीज़ बेहतर नहीं थी, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल नहीं थी। Another issue with the structured paradigm was maintainability, और उसकी कास्ट 50% ऑफ एक्चुअल कास्ट, जितने में सॉफ्टवेयर बना है उससे हाफ जो है, अगर 1 लाख में बना है तो 50,000 में उसकी मेंटेनेंस होगी। तो मेंटेनेबिलिटी पे 50% ऑफ दी एक्चुअल कास्ट कंज्यूम हो जाती है। कब, इस तरह के प्रोजेक्ट पे जब कोई इश्यू आए, जब आप अपने स्ट्रक्चर्ड पैराडाइम यूज़ किया। रीजन बिहाइंड दैट वाज स्ट्रक्चर्ड पैराडाइम टेक्निक वर आइदर डाटा ओरिएंटेड। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, वो डाटा ओरिएंटेड होती है या एक्शन ओरिएंटेड होती है, बट नॉट बोथ। आप लोगों ने वो देखा होगा, आप लोगों ने वो पढ़ी थी, सी पढ़ी थी, पहले आपने सी पढ़ी थी, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आप क्या बनाते थे, फंक्शन बनाते थे। ठीक है, और फिर आपके पास जो सारी चीज़ें होती थी, नॉन ऑब्जेक्टेड ओवर एनवायरनमेंट होती थी, उसको आप क्या कहते थे, प्रोसीजरल एनवायरनमेंट। स्ट्रक्चर्ड
एनवायरनमेंट, जिसके अंदर चीज़ें क्या, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती थी, या आप डाटा को मैनेज कर रहे होते थे या आप एक्शंस को मैनेज कर रहे होते थे, दोनों को इकट्ठा मैनेज नहीं करते थे। बट मेन फैक्टर फॉर एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्शन एंड डाटा बोथ। अब जैसे ऊप के अंदर आप क्या करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डाटा भी कंटेन करता है और एक्शन भी कंटेन करता है। शो एवरेज हाइट इज एन एक्शन टेकन, वाई सॉफ्टवेयर दैट नीड डाटा ऑफ हाइट। Show average height is an action taken by software that need data of height. OOP consider both consist of unified software component that incorporate both data and action taken on it. तो OOP के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो करते हैं ना, डाटा मेंबर भी होते हैं, मेंबर फंक्शन भी होते हैं, तो आप उस क्या है दोनों को, बोथ को इकट्ठे यूज करें। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में मसलन एक बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है बैंक अकाउंट का, डाटा कंपोनेंट उसमें क्या है, अकाउंट बैलेंस है अकाउंट का, अकाउंट बैलेंस। एक्शन ऑन डाटा क्या है, विड्रॉ कैश है, डिपॉजिट है, इंक्वायर बैलेंस है। ठीक है। डिफरेंस ड्यू टू हाउ डाटा एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड एंड नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन हाइडिंग। आपको ये पता है ना कि आप अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट के जरिए डायरेक्टली अकाउंट बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप उसके गेटर या सेटर मेथड यूज़ करते हैं या फंक्शन यूज़ करते हैं जिनके ज़रिए आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक अकाउंट यूजिंग स्ट्रक्चर्ड पैराडाइम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। ये स्ट्रक्चर्ड पैराडाइम में क्या है, ये अकाउंट बैलेंस है, ये विड्रॉ का फंक्शन है, ये डिपॉजिट का फंक्शन है, ये बैलेंस फाइंड करने का फंक्शन है। ये फंक्शन डायरेक्टली डाटा को यूज़ करते हैं, जैसे आप स्ट्रक्चर अगर बना लें या फंक्शन बना लें, लेकिन यहाँ पे क्या है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि आप यहाँ से मैसेज भेजते हैं किसको, इस बैलेंस वाले फंक्शन को, और फिर वो फंक्शन जो है इसको यूज़ करता है। यानी इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली डाटा को एक्सेस नहीं करता, बल्कि ऑब्जेक्ट किसको करता है, अपने फंक्शन को करता है, फंक्शन इन डेप्थ में जो है उस डाटा को एक्सेस करता है। The solid black line surrounding the object denote that detail as to how account balance is implemented are non-known outside the object. ऑब्जेक्ट के बाहर जो है, यानी ऑब्जेक्ट के बाहर ये वर्ड है, ये जो मैसेज है, ये डायरेक्टली अकाउंट बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकता, ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे ये आउटसाइड दी जो वर्ड है, ये अकाउंट बैलेंस को एक्सेस कर सकती है। ठीक है जी। तो ये इसका डिफरेंस है, वो आपने को ये चीज़ ऊप के अंदर भी पढ़ी। यह है वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू इंक्रीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, effectively control software scheduling and planning, reduce cost, meet customer need, enhance conduction of software engineering process। enhance conduction यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस की improvement, to improve current software engineering practices or to support engineers activity in a systematic and efficient manner। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। यहाँ तो कोई बात ना समझ आ गई हो तो अभी एक जो है ना पहले सेशन की ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो 5 मिनट तक, बल्कि 10 मिनट तक जो है वो दूसरा सेशन करते हैं। इतनी देर में इसकी जो वीडियो वगैरह मैं इसको अपलोड करके आपको लिंक वगैरह सेंड करता हूँ। ठीक है जी। जी सर, ठीक।